मध्य प्रदेश के इंदौर में G20 एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किया जा रहा है और इसी बैठक के दौरान भारत ने मिलेट यानी बाजरे को बढ़ावा देने के लिए एक प्रस्ताव को भी पेश किया है। और ये प्रस्ताव जो है, इस प्रस्ताव के माध्यम से एक अभियान की शुरुआत की जाएगी और इस अभियान के जरिए दुनिया भर में बाजरे के उपभोग को, बाजरे के उत्पादन को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाएगा। आज इस वीडियो में हम इसी विषय से जुड़े तमाम पहलुओं को, तमाम बिंदुओं को जानने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस की इस नई वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हमने न्यूज़ यानी खबर की बात की। तो खबर को जानने के बाद हम मीरा नाम के इस अभियान के विषय में कुछ बुनियादी बातों को जानने की कोशिश करेंगे। इसको जानने के बाद हम अभियान के उद्देश्यों पर बात करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पर बाजरे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मिलेट इस शब्द जो है, इस शब्द का मतलब क्या है, इसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, उनको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भारत सरकार ने बाजरे को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किया है, उस पर बात करेंगे और अंत में एक सवाल पर भी बात करेंगे। इसके अलावा ये जो पूरा विषय है वो सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 3 से संबंधित है और आप इसे मुख्य तौर पर भारतीय अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा यानी फूड सिक्योरिटी जैसे खंडों से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले इस अभियान की कुछ बुनियादी बातों को जान लेते हैं। तो अभियान का शॉर्ट नाम है मीरा अभियान। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। तो अब यहाँ पे नाम से ही स्पष्ट है कि ये जो पूरा अभियान है ये कोई डोमेस्टिक इनिशिएटिव नहीं है, केवल घरेलू स्तर पर इसे लागू नहीं किया जाएगा, बल्कि ये जो पूरा अभियान है वो एक इंटरनेशनल कार्यक्रम के तौर पर काम करेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे लागू किया जाएगा और यहाँ पर 2 शब्द और जरूरी हैं। पहला शब्द है बाजरा अनुसंधान, यानी कार्यक्रम के तहत बाजरे पर, मिलेट पर रिसर्च की जाएगी और उसको लेकर लोगों को अवेयर करने की कोशिश की जाएगी, लोगों को जागरूक करने की कोशिश की जाएगी। तो ये तो अभियान की बात हुई। इसके अलावा ये जो पूरा अभियान है ये इस लिहाज से भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। तो जाहिर तौर पर इस लिहाज से भी ये जो पूरा इनिशिएटिव है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का प्रस्ताव था, इस प्रस्ताव को भी भारत ने ही संयुक्त राष्ट्र के सामने पेश किया था और तकरीबन 72 देशों ने भारत के इस प्रस्ताव पर अपनी मंजूरी दी थी, भारत का समर्थन दिया था। तो जाहिर तौर पर ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और इसी वजह से ये जो इस पूरा अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष का जो प्रस्ताव है, इस पूरे प्रस्ताव के तहत दुनिया भर में बाजरे के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, कई सारी गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें मुख्य तौर पर सम्मेलन है, कॉन्फ्रेंस आयोजित होंगी जहां पर इस विषय पर चर्चा होगी। इसके अलावा डाक टिकट्स जारी की जाएंगी और सिक्के जारी किए जाएंगे, कॉइन्स जारी किए जाएंगे, ताकि लोगों को इस पूरे विषय में, मिलेट के विषय में और ज़्यादा जागरूक किया जा सके। लेकिन इसका प्रभाव क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि इसकी वजह से दुनिया भर में हमें बाजरे को लेकर जागरूकता देखने को मिलेगी, लोगों को बाजरे के महत्व के विषय में और ज़्यादा पता लग सकेगा। इसके अलावा इसकी वजह से हमें बाजरे के उत्पादन में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, लोग ज़्यादा से ज़्यादा बाजरे का उत्पादन करेंगे, बाजरे की गुणवत्ता में भी सुधार होगा इसके परिणाम स्वरूप। इसके अलावा बाजरे के उत्पादन में, बाजरे की जो सप्लाई चेन है उसमें हमें और ज़्यादा निवेश भी देखने को मिल सकता है संयुक्त राष्ट्र के इस प्रयास की वजह से। तो ये तो अभियान की बात हुई, इसके अलावा इस पूरे प्रस्ताव की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं, इस विषय पर और ज़्यादा बात करते हैं। इसके अलावा अब उद्देश्यों की बात करते हैं। ये जो पूरा अभियान है मीरा इनिशिएटिव, इस अभियान के उद्देश्य क्या हैं, उद्देश्यों को जानने का प्रयास करें तो हमने बात की कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि इस अभियान के मुख्यतः 2 उद्देश्य हैं, 2 लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य तो यही है कि इस पूरे अभियान के माध्यम से फसलों के अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए, यानी जो मिलेट क्रॉप्स हैं, जो बाजरा की जो फसलें हैं, उन फसलों पर और ज़्यादा रिसर्च हो सके, उन फसलों पर और ज़्यादा अनुसंधान हो सके और इस अनुसंधान के लिए दुनिया भर में जो भी बाजरे से जुड़े संगठन हैं, बाजरे में रिसर्च से जुड़े जो संगठन हैं, उन संगठनों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा दूसरा उद्देश्य ये है कि दुनिया भर में जो लोग भी मौजूद हैं, उन सभी लोगों को बाजरे के महत्व को लेकर जागरूक किया जाए कि बाजरा हमारे
जीवन में मिलेट हमारे जीवन में कितना ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, लोगों को इस विषय में और ज़्यादा जानकारी प्रदान की जाए। और ये पूरा अभियान इस लिहाज से भी ज़रूरी है कि वर्तमान समय में भारत के पास G20 की अध्यक्षता मौजूद है। वर्तमान में भारत G20 समूह का अध्यक्ष है और G20 में वर्तमान समय में मुख्य तौर पर पोषण और खाद्य सुरक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। बहुत सारे अभियान शुरू किए जा रहे हैं। तो ऐसे में भारत यदि इस तरह का कोई इनिशिएटिव शुरू करता है तो इसके परिणाम स्वरूप भारत की जो अध्यक्षता है उसकी सफलता में ये पूरा अभियान, ये पूरा इनिशिएटिव और ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकता है और ज़्यादा ज़रूरी साबित हो सकता है। तो इसके तहत भारत करेगा क्या? तो इस पूरे अभियान के तहत भारत सरकार द्वारा एक वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जाएगा। एक वेब प्लेटफॉर्म का गठन किया जाएगा और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए दुनिया भर में मिलेट को लेकर जो भी विशेषज्ञ मौजूद हैं, जो भी रिसर्चर्स मौजूद हैं, अनुसंधानकर्ता मौजूद हैं, उन सभी लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास किया जाएगा, उन्हें एक साथ जोड़ने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा इस अभियान के तहत भारत एक अंतर्राष्ट्रीय बाजरा अनुसंधान सम्मेलन का भी आयोजन करेगा, जहां पर रिसर्चर्स को बुलाया जाएगा। इस क्षेत्र में जो नई-नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, लोगों के बीच उन टेक्नोलॉजीज़ को पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा इस पूरे अभियान में उपभोग के विषय में भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। लोगों को ये बताया जाएगा कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बाजरे का उपभोग करना चाहिए, बाजरे का कंज़म्पशन करना चाहिए। तो ये तो अभियानों की बात हुई, उद्देश्य की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और इस पूरे इनिशिएटिव में फंडिंग पैटर्न क्या होगा? यानी इस पूरे अभियान को चलाने के लिए ज़ाहिर तौर पर पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो पैसा कहाँ से आएगा? उसको समझने की कोशिश करें। तो क्योंकि इस अभियान को भारत ने लॉन्च किया है, तो ज़ाहिर तौर पर भारत के लिए सीड मनी प्रदान करना बहुत ज़रूरी है। तो इस अभियान के लिए जो शुरुआती पैसा आएगा, वो शुरुआती पैसा मुख्य तौर पर भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा और इसके बाद G20 के जो तमाम सदस्य देश हैं, वो सदस्य देश भी अपने बजट का कुछ हिस्सा इस पूरे अभियान के लिए प्रदान करेंगे। इसके अलावा इस अभियान का जो मुख्यालय है, इसका जो हेड ऑफिस है, वो दिल्ली में मौजूद होगा और इस हेड ऑफिस के ज़रिए दुनिया भर में जो भी उद्योग और अनुसंधान संगठन मौजूद हैं, उन निकायों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी और उनको निवेश प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। तो ताकि वो इस पूरे क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा नई टेक्नोलॉजीज़ का विकास हो सके। तो ये तो इस पूरे अभियान के उद्देश्यों की बात हुई, फंडिंग पैटर्न की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और बाजरे के अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं। हम मिलेट की बात कर रहे हैं, लेकिन मिलेट का मतलब क्या होता है? तो मिलेट का जो मतलब है, एक क्रॉप है एक तरह की, जो कि मुख्य तौर पर जिसमें छोटे दाने वाले अनाज शामिल होते हैं। यानी ऐसे अनाज जिनका जो दाना है वो बहुत ज़्यादा छोटा होता है। कौन-कौन से हैं ये ऐसे अनाज? तो इसमें मुख्य तौर पर ज्वार शामिल है, बाजरा, कुटकी, रागी, सावा, ब्राउन टॉप बाजरा और इस तरह की तमाम दूसरी जो फसलें हैं, उन फसलों को बाजरे की मिलेट की श्रेणी में, मिलेट की परिभाषा में शामिल किया जाता है। इसके अलावा ये जो मिलेट है, इसे चावल और गेहूं की तुलना में कंपैरेटिवली कम पानी की ज़रूरत पड़ती है और इसी वजह से भारत में जो वर्षा सिंचित क्षेत्र हैं, जो रेन फेड एरियाज़ हैं, वहीं पर 90% से ज़्यादा बाजरा देखने को मिलता है। क्योंकि इन्हें पानी की कम ज़रूरत पड़ती है, तो ये जो रेन फेड एरियाज़ होते हैं, यानी ऐसे एरियाज़ जहाँ पर सिंचाई के लिए केवल वर्षा का पानी ही उपलब्ध है, केवल बारिश का पानी मौजूद है, तो ज़ाहिर तौर पर इन क्षेत्रों में बाजरे का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बहुत कम होती है। कोई दूसरा सोर्स मौजूद नहीं होता, तो पानी कम होता है और पानी कम होने की वजह से वहाँ पर अधिकांशतः बाजरा ही उगाया जाता है। इसके अलावा वर्तमान समय में दुनिया भर के तकरीबन 131 देशों में बाजरे का उत्पादन किया जाता है और एशिया और अफ्रीका के वर्तमान समय में ऐसे कई देश हैं जहाँ पर बाजरे को एक पारंपरिक भोजन के तौर पर उपयोग किया जाता है। इसके अलावा भारत के विषय में बात करें तो भारत दुनिया भर में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है और भारत एशिया में बाजरे के उत्पादन में 80% का योगदान देता है, जबकि दुनिया भर में भारत तकरीबन 20% का योगदान देता है। तो ये तो भारत की स्थिति की बात हुई, बाजरे की बात हुई। अब आगे बढ़ते हैं और बाजरे के महत्व को भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की कि इसे कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसी वजह से ये बहुत कम महंगा होता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं और इसी वजह से इसे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना जाता है।
पोषक तत्व कौन कौन से हैं? तो इसमें बहुत हाई प्रोटीन होता है, फाइबर होता है, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम और इस तरह की तमाम जो पोषक तत्व हैं, जो तमाम एलिमेंट्स हैं, वो हमें बाजरे में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये हमें जो हमारी दैनिक दिनचर्या में जो तमाम समस्याएँ पैदा होती हैं, जो बीमारियाँ पैदा होती हैं, उन बीमारियों से निपटने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो ज़ाहिर तौर पर इस वजह से भी इसे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके अलावा इसको उगाने के लिए, इसकी फसल के लिए पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है और साथ ही ये ड्रॉट रेजिस्टेंट भी होता है, यानी सूखे का इस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है और क्लाइमेट चेंज का भी इस पर कोई बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसी वजह से दुनिया भर में एक बार फिर से मिलेट को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है, मिलेट को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि एक तो ये क्लाइमेट रेजिलिएंट है, इसके अलावा इसे कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, साथ ही इसमें पोषक तत्व भी बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। इसी वजह से इन्हीं तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर में इस तरह की फसल को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जा रही है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आखिर भारत में सरकार द्वारा बाजरे को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं। तो सरकार ने भारत में बाजरे को अपना सही स्थान दिलाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रयास रहा है वो हमें साल 2007 में देखने को मिला था, जब सरकार द्वारा राष्ट्रीय बाजरा मिशन की शुरुआत की गई थी। इस मिशन का प्राथमिक उद्देश्य भारत में बाजरे के उत्पादन को बढ़ावा देना है और साथ ही लोगों को बाजरे के उपभोग के विषय में जागरूक करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाजरे को खरीदें और उसकी डिमांड में बढ़ोतरी हो सके और इस तरह से बाजरा उत्पादन करने वाले जो किसान हैं, उन किसानों को भी सहायता मिल सके। तो ये तो पहली बात हुई। इसके अलावा दूसरा प्रयास ये रहा कि सरकार पीडीएस में बाजरे को शामिल करने की बात कर रही है, यानी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में बाजरे को शामिल करने की बात की जा रही है और कुछ क्षेत्रों में सरकार ने शामिल भी कर लिया है। तो इसकी वजह से लोगों का जो पोषण स्तर है, उस पोषण स्तर में सुधार करने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। इसके अलावा अप्रैल 2018 में भारत सरकार द्वारा कृषि मंत्रालय द्वारा मुख्य तौर पर ज्वार, बाजरा, रागी और इस तरह के जो तमाम अन्य फसलें हैं, उन फसलों को पोषक अनाज घोषित किया गया था, पोषक अनाज की मान्यता दी गई थी। ये भी एक इनिशिएटिव है। सबसे अंतिम इनिशिएटिव ये है कि जब हाल ही में भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी बजट स्पीच पेश की थी, तो उस पूरी स्पीच के दौरान उन्होंने मुख्य तौर पर बाजरे को श्री अन्ना के रूप में वर्णित किया था, श्री अन्ना के तौर पर संदर्भित किया गया था और अपनी बजट स्पीच में उन्होंने बाजरे को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था। इसके अलावा उन्होंने ये भी घोषणा की थी कि भारत सरकार द्वारा भारत को मिलेट हब बनाने के लिए, बाजरे का हब बनाने के लिए भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, जो कि हैदराबाद में मौजूद है, इस हैदराबाद के संस्थान को एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर विकसित किया जाएगा और यहाँ पर फंडिंग, यहाँ पर और ज़्यादा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग दी जाएगी। तो ये प्रयास हुए भारत सरकार के। हमने प्रयासों की बात की, अब अंत में एक प्रश्न की बात कर लेते हैं। हमारा जो प्रश्न है वो प्रीलिम्स का है। आज का हमारा प्रश्न है कि मीरा का क्या अर्थ है, इसके फुल फॉर्म क्या है, आपको ये बताना है। हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड एडवोकेसी। हमारा दूसरा ऑप्शन है मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड अवेयरनेस। हमारा तीसरा ऑप्शन है कि मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड एग्रीकल्चर। हमारा चौथा ऑप्शन है कि मिलेट इंटरनेशनल इनिशिएटिव फॉर रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट। तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल का जवाब दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के ज़रिए जिन बिंदुओं पर चर्चा की गई है वो आपको समझ में आएंगे और यदि आपके प्रश्न पत्र में इनसे जुड़ा कोई भी सवाल आता है तो आप उसे आसानी से हल कर सकेंगे। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।